नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन फ्यूल में। आज हम कक्षा 12 के फिजिक्स चैप्टर 3 के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तेज और आसान तरीके से हल करेंगे। यदि आपके पास कोई बोर्ड परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा का टेस्ट है तो यह वीडियो आपकी अंतिम तैयारी में बड़ा मददगार साबित होगा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैं एक हाई प्रायोरिटी MCQ भी दे रहा हूँ जो अक्सर छात्र गलती करते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस वीडियो से आगे कुछ भी नहीं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सभी आपके A to Z हल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की अपने पहले क्वेश्चन से। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। हम जानते हैं एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां देख लेते हैं, या तो ताप ऑप्शन में होना चाहिए या पदार्थ ऑप्शन में होना चाहिए। तो यहाँ द्रव्यमान है, व्यास है, लंबाई और यहाँ पदार्थ की प्रकृति। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा पदार्थ की प्रकृति। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर ऑप्शन में ताप भी दिया होता तो हम ताप पर भी इसका निशान लगा सकते थे। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। हमें यहाँ एक रिलेशन याद रखेंगे, R N स्क्वायर के डायरेक्ट समानुपाती होता है। N स्क्वायर मान सकते हैं या इसको हम कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जानते हैं, R समानुपाती होता है L स्क्वायर के। अगर हम L की जगह पर 2 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा R समानुपाती 4। जो हमारा प्रतिरोध है वो पहले से 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, सवाल करने से पहले हमें सोचना है कि इसमें पूछा क्या गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या दिया है और क्या पूछा गया है, दोनों ही बातें बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे इस छोटी सी बात को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपनी गलतियां कर देते हैं। इन छोटी मोटी गलतियों से भी नंबर कई बार कम हो जाते हैं और जब हम पेपर देकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन हमसे गलत हो गया और पहले से ही आता था। तीसरा क्वेश्चन है, ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। पहले समझ लेते हैं इसको। ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध उन्हें कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करते हैं। तो एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ऑल धातु, सभी धातु। तो यहां देख लेते हैं कौन सा धातु है। संधि डायोड धातु नहीं होता है, ट्रांजिस्टर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और तांबे का तार। तांबा एक धातु है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। प्रतिरोध बॉक्स बनाने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ मैग्नीन माना जाता है। बेटा मैग्नीन जो है, मैग्नीन, इसका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ, ताप परिवर्तन के साथ कम बदलता है और इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसकी प्रतिरोध यहां लिख देते हैं, इसकी प्रतिरोधकता भी कैसी होती है, अधिक, और इसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। इसलिए सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीन। अगर इस सवाल में कांस्टेंटन दिया होता तो मैग्नीन के साथ साथ कांस्टेंटन भी इसका सही आंसर हो सकता है। अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण दीजिए। तो अनओमीय प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, अनोमीय परिपथ। ओमीय परिपथ के एग्जाम्पल सभी धातुएं थी, तो यहां धातुओं को छोड़कर, धातु को छोड़कर जो सभी चीजें होंगी वो अनोमीय परिपथ होंगी। तो तांबा धातु है, कार्बन, टंगस्टन और डायोड। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डायोड। तो अनोमीय परिपथ का उदाहरण है डायोड। इसके और भी उदाहरण हैं,
जैसे और भी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, एलईडी, अर्धचालक आदि, ये सभी अनुमीय परिपथ के उदाहरण हैं। अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ निम्न प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन है VD समानुपाती E, VD समानुपाती 1/E, VD बराबर नियतांक, या इनमें से कोई नहीं। पहले हम इसका सूत्र समझ लेते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है VD बराबर E कैपिटल E टाउ अपॉन M। अगर यहां से हम इसको E टाउ और M को एक नियतांक मान लें तो हमें मिलेगा VD समानुपाती A। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा VD समानुपाती A। इससे ये भी पता चलता है कि जहां भी तीव्रता बढ़ाएंगे वहां अनुगमन वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कम एवं विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है? धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होना चाहिए और विशिष्ट प्रतिरोध अधिक। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं पीतल, तांबा, चांदी और मैग्नील। यहाँ सही आंसर होगा मैग्नील। इसको हम पहले भी देख चुके हैं पिछली स्लाइड में। यहाँ देख लेते हैं। इसका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ कम बदलता है और इसकी प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पहले हम यह समझ लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? अपघट्ट सांद्रता पर, अपघट्ट की सांद्रता पर, दूसरा है डूबे भाप के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, तीसरा होगा ताप पर, और चौथा होगा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। यहां देख लेते हैं हमें से पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया है सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यहाँ एक वर्ड छुपा हुआ है नहीं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सांद्रता पर भी निर्भर करता है, प्लेटों की क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है। यहाँ जो ऑप्शन होगा बी, सेलों से प्रवाहित धारा के मान पर, इस पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का अनुगमन वेग का क्रम होता है। यानी यहाँ पूछा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना होता है। तो यहाँ याद रखेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। विभवमापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है। अगर विभवमापी संतुलन की स्थिति में है तो इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो धारा का मान होता है, धारा का मान इसमें होता है 0। धारा अगर 0 है तो हम जानते हैं प्रतिरोध कैसा होगा? अनंत। इसके लिए हम इससे ओम के नियम से भी समझ सकते हैं। ओम का नियम होता है वेंकटेश अय्यर, V=IR। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा V/I। तो अगर I का मान 0 है तो R का मान हो जाएगा अनंत। अगर इस सूत्र को हमें याद रखना है, ओम के नियम को, तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और इस ट्रायंगल की सहायता से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ लिखेंगे V, यहाँ लिखेंगे I और यहाँ लिखेंगे R। अगर हमें V चाहिए तो हमें फॉर्मूला मिलेगा I/R। अगर हमें I चाहिए तो मिलेगा V/R, और अगर हमें R चाहिए तो हमें मिलेगा V/I। विभवमापी नापता है। विभवमापी क्या नापता है? विभवमापी नापता है सेल का विद्युत वाहक बल। अगर हमें सेल का विद्युत वाहक बल नापना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? विभवमापी। अब विभवमापी क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि यह एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है।
विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर होता है और यह ज्यादा सटीक गणना प्रदान करता है। और तीसरी यहाँ इंपॉर्टेंट है, यह शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वोत्तम है? संयोजक तार का मतलब है जो घरों में यूज किए जाते हैं धारा ले जाने के लिए। हम जानते हैं धारा ले जाने के लिए हम लोग या तो फिर एल्यूमिनियम के तारों का यूज करते हैं या तो फिर कॉपर। इन दोनों के तारों का ही हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देख लेते हैं कौन सा आंसर है। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। तो सही आंसर होगा तांबा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, मिश्र धातु। तो फ्यूज तार मिश्र धातु का निर्मित होता है। अगर हम यहाँ और भी इसको थोड़ा और डीपली जाएं तो इसमें जो धातु होती है वो होती है टिन और सीसा। फ्यूज तार की जो मिश्र धातु बनती है वो बनती है टिन और सीसा से। अब फ्यूज तार होता क्या है, यहाँ थोड़ा और समझ लेते हैं। फ्यूज तार, इसका प्रतिरोध होता है उच्च और गलनांक होता है निम्न। ऐसा क्यों? यदि कोई धारा में गड़बड़ी होगी तो इसका गलनांक कम होने से ये आसानी से टूट जाएगा, इसलिए इसका यूज हम घरों में अक्सर करते रहते हैं। अब इसकी जगह पे हम लोग घरों में एमसीवी का यूज करने लगे हैं। एमसीवी भी एक प्रकार का फ्यूज तार ही है। जब कभी भी लाइट में गड़बड़ी होती है तो एमसीवी अपने आप नीचे गिर जाती है और हमारी जो घरों की लाइट है वो खराब होने से बच जाती है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। याद रखेंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक को हम अल्फा से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ हम थोड़ी बातें और समझ लेते हैं। अगर अल्फा यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक है, कैसा है? धनात्मक, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। और यदि अल्फा ऋणात्मक है तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। अगर यहाँ धनात्मक वाले का हम एग्जाम्पल पूछें तो इसमें एग्जाम्पल होगा धातु और इसमें एग्जाम्पल होगा अर्धचालक। और अर्धचालक भी कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास सिलिकॉन और एक होता है हमारे पास जर्मेनियम। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, तो अभी यहाँ देख चुके हैं ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। और किनका बढ़ेगा? धातुओं का। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और यही एक बात और याद रखेंगे, अगर चालकता हमसे पूछी जाए तो चालकता में कमी आती है, यानी चालकता कैसी हो जाती है? कम। अगर किसी धातु के तार को गर्म करेंगे और उसकी हमसे चालकता पूछी जाए तो चालकता उसकी कम हो जाती है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलने का काम प्रतिरोध करता है। इसके हमारे घरों में एक एग्जाम्पल भी है, जैसे हीटर है, पानी गर्म करने की रॉड, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं। जब हम हीटर के वायर में करंट फ्लो करते हैं तो हीटर के तार का प्रतिरोध अधिक होने से हीटर का तार गर्म हो जाता है। और भी है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। किसी चालक में विद्युत धारा किस कारण से प्रवाहित होती है? एक तो हम याद रखेंगे
इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और दूसरा यहां याद रखेंगे विभव में अंतर। अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका देख लेते हैं यहाँ कौन सा आंसर दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है विभव में अंतर। इसको ही हम एक नाम से और जानते हैं, विभवांतर। ऋणावेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, विभव से स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न विभव से उच्च विभव। ऋण आवेश का प्रभाव हमेशा ऋण विभव से उच्च विभव की ओर होता है। किसी अर्धचालक के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, इसकी चर्चा हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। यहाँ दिया है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। किनका घटेगा? अर्धचालकों का। तो यही इस प्रश्न में पूछा है, किसी अर्धचालक के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। तो यहाँ से सही आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए घटता है। इसका प्रतिरोध हमेशा घटेगा, यानी किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसको हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम लोग प्राप्त करेंगे अधिक वोल्टेज, अधिक धारा, अल्प वोल्टेज, अल्प विद्युत धारा। तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम लोग अधिक वोल्टेज प्राप्त करेंगे। अगर यही हमसे पूछा जाए समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सेलों को जोड़ने पर हम लोग प्राप्त करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा अधिक धारा। अगर समांतर क्रम में पूछा जाए तो हम लोग अधिक धारा प्राप्त करते हैं, और अगर श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो हम लोग अधिक वोल्टेज प्राप्त करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, धारामापी से कम धारा प्रवाहित होती है, धारामापी से अधिक धारा प्रवाहित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारामापी से कोई धारा नहीं बहती है। इसमें IG का मान 0 होता है। इसको ही हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति। और धारा और व्हीटस्टोन सेतु सही काम करेगा, वो इसी स्थिति में काम करेगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, हम जानते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे यहाँ हम कोई एक तार बना लेते हैं, कोई तार है अनुप्रस्थ का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण से धन की ओर गति करेंगे और कैसे आड़ी टेढ़ी जगजर बे में गति करेंगे, ऐसे कुछ गति करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की गति को हम कहते हैं अपसरित गति, और इसको इसका दूसरा नाम है अनियमित। और इलेक्ट्रॉनों की इस गति को ही हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है अनुगमन वेग। तो यहाँ अनुगमन वेग की परिभाषा को भी एक बार देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहाँ देख लेते हैं, या तो अपसरित ऑप्शन में दिया होगा या अनियमित। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया है अपसरित। इसका सही आंसर होगा अपसरित। एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हम लोग प्राप्त करते हैं अधिक वोल्टेज, अधिक धारा, अल्प वोल्टेज, अल्प धारा। तो हम लोग प्राप्त करेंगे अधिक विद्युत धारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में ईएमएफ समान रहता है, ईएमएफ समान रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तांबे तथा जर्मेनियम
के तार को कमरे के ताप से 80 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया जाता है तब प्रतिरोध। हम जानते हैं कि धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और अगर ताप घटाएंगे तो घटेगा। तो ऐसा देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। यहाँ ठंडा किया जा रहा है यानी ताप को कम किया जा रहा है, तो तांबे का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो घटना चाहिए। और जर्मेनियम है, जर्मेनियम एक अर्धचालक है। जर्मेनियम का जो प्रतिरोध है, जर्मेनियम के लिए ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर घटेगा और ताप घटाने पर बढ़ेगा। तो यहाँ ठंडा किया जा रहा है तो धातुओं का प्रतिरोध घटना चाहिए और अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, तांबे का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तांबे का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छी तरह से सॉल्व करते जाइए। अपने आप से सॉल्व करिए। अपने आप से सॉल्व करने से आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और जिस क्वेश्चन में भी डाउट आता है आप कमेंट में मुझे दे दीजिए। यहाँ लिखा है चालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता निर्भर नहीं करती है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। और गतिशीलता को अगर हम यहाँ देखें गतिशीलता, तो गतिशीलता का फॉर्मूला होता है μ=vd/a। और हमें याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता होती है वो होलों से अधिक होती है और इसका मान यानी गतिशीलता का मान ऑलवेज धनात्मक होता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता होलों से अधिक होती है, गतिशीलता का मान हमेशा धनात्मक होता है। और अगर देखा जाए तो गतिशीलता निर्भर किस पर नहीं करेगी, लंबाई पर। यह विश्रांति काल पर भी निर्भर करेगी, अपवाह वेग पर भी निर्भर करेगी और द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी। किसी बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यहाँ याद रखेंगे फॉर्मूला याद रखेंगे कि चालकता सिग्मा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो मिलेगा सिग्मा इंटू रो इक्वल टू 1। तो प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, यानी ना तो ताप पर, ना पदार्थ पर और ना ही परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। किसी धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल, इसको जस्ट हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो इसका आंसर हमेशा आता है 1, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहता है। चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ इतना इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है लघुपतित कर देने पर इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो लघुपतित कर देने पर यानी शॉर्ट सर्किट। लघुपतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। अगर हम इसका शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। धातु का ताप बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि श्रांति काल कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल कम हो जाता है। श्रांति काल कम होने से इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान बढ़ जाता है। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर को दोगुना कर दिया जाए तो चालक में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिशीलता अपरिवर्तित रहेगी, आधी रह जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है वो Vd और E के समानुपाती E के बराबर होती है। इस फॉर्मूले को हम आगे भी लिख लेते हैं। यहाँ म्यू बराबर होगा, Vd का मान होता है E कैपिटल E टाउ अपॉन ml।
और इसके अपॉन में क्या है, ई। ई से ई कैंसिल हो गया, तो हमें मिला म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम एल, सॉरी एन, यहाँ एल नहीं होगा। तो गतिशीलता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, क्रांतिकाल पर निर्भर करती है और द्रव्यमान पर। यहाँ बोला गया है कि विभवांतर को दुगना कर दिया जाए, तो चाहे हम विभवांतर को दुगना करें या तिगुना करें, गतिशीलता विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ लिखेंगे गतिशीलता, गतिशीलता विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। क्रॉस बना दिया है, इसका मतलब है नहीं करती है। तो गतिशीलता कैसी रहेगी, अपरिवर्तित। तो हम यहाँ याद रखेंगे, अगर हम किसी चालक के विभवांतर को दोगुना कर देते हैं तो गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, कूलाम प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर। तो याद रखेंगे, धारा घनत्व को हम लोग जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। अगर हम आई का मात्रक देखें तो हमें मिलेगा एम्पियर, और ए का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक देखें तो हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको कराए गए हैं, ये किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो। हर एग्जाम में इन ओटीओ में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको 100% देखने को मिलता है। अब यहाँ से हमारा सेक्शन दूसरा चालू होता है, और यहाँ हमें दिए गए हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो शुरुआत करते हैं रिक्त स्थानों की। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, हम याद रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इसके लिए हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि यहाँ होता है सिग्मा क्यू इक्वल टू 0। किरचॉफ का वोल्टेज नियम आधारित होता है, इसको हम याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, इसके लिए हम लोग याद रखेंगे सिग्मा V इक्वल टू 0 या सिग्मा I इंटू R इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी याद रखेंगे सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। विद्युत धारा और धारा घनत्व राशि है, तो याद रखेंगे विद्युत धारा अदिश राशि होती है, वहीं हम धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व हमारी सदिश राशि होती है। ताप बनाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ताप बनाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है या कम हो जाता है। पारे का प्रतिरोध ताप बनाने पर, पारे का प्रतिरोध ताप बनाने पर बढ़ता है। और याद रखेंगे, अगर हम बात करें 4.2 केल्विन पर, जो पारा होगा 4.2 केल्विन पर पारा अतिचालक की तरह व्यवहार करने लगता है, तारा एक अतिचालक बन जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ याद रखेंगे। मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, इसकी चर्चा हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं, इसका आंसर होगा ऋणात्मक। और भी यहां याद रख लेते हैं, अगर हमसे धातुओं का पूछा जाए, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो हम यहाँ याद रखेंगे धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव। विभव मापी है, विभव मापी को हम एक आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। खालिस्तान का प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। आगे चलते हैं, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो याद रखेंगे अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है।
यहाँ पहले ही लिखा है चालक को कैसा होना है, अति। अति का मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा का आंसर क्या आएगा, अनंत। यहाँ हम थोड़ा एक बात और याद रखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए अति चालक पदार्थ का प्रतिरोध, तो याद रखेंगे इसका प्रतिरोध शून्य होता है। और इसी अति चालकता के गुणों का उपयोग करके सुपर कंप्यूटर, बुलेट ट्रेन और धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बगैर ऊर्जा क्षय के भेजने में काम किया जाता है। और इसी अति चालकता के बारे में एक बात कही जाती है, यदि किसी उपकरण में एक बार करंट फ्लो करके धारा को बंद कर दिया जाए तो कई दिनों तक उसमें अपने आप धारा फ्लो होती रहेगी। ऐसा अति चालक का ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। धातुओं में धारा का प्रभाव खालिस्तान के द्वारा होता है। हम जानते हैं धातुओं में धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। थोड़ा और यहाँ याद रखेंगे, अगर हमसे कुछ और पूछा जाए, जैसे अगर पूछा जाए अर्धचालकों में धारा का प्रवाह, तो याद रखेंगे अर्धचालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल के द्वारा होता है। और वही अगर हमसे विद्युत अपघट्ट पूछा जाए, विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह तो हम याद रखेंगे इसमें आयनों के द्वारा होता है। आयन कौन कौन से होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। विद्युत सेल स्रोत है, तो याद रखेंगे विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। और यहाँ एक पॉइंट और याद रखेंगे, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला है विद्युत सेल खालिस्तान ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो इसको हम ऊपर ही देख चुके हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं, तो याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ इतने जूल इसमें होते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, और इसको देखें किससे दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं सिग्मा से। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। विद्युत ऊर्जा विभवांतर गुणा खालिस्तान गुणा समय, तो यहाँ याद रखेंगे यहाँ हमें मिलेगा विद्युत धारा। तो विद्युत ऊर्जा का सही फॉर्मूला होता है VIT। इसको कभी कभी हमें ऐसे लिखा मिल जाता है, ऊर्जा बराबर VI और T। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, तो याद रखेंगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और अगर बात करें कि यह किस पर डिपेंड करता है, तो इसका मान डिपेंड करता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक पर। 4.2 केल्विन पर पारा क्या बन जाता है, तो याद रखेंगे पारा अतिचालक बन जाता है। कुछ पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं हम अतिचालक। यहाँ एक बात और याद रख लेते हैं, अतिचालक की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे कैमरलिन ओन्स, इन्होंने की थी। तो अतिचालकता की खोज अगर कभी पूछा जाता है किसने की थी, तो याद रखेंगे कैमरलिन ओन्स। गतिशीलता का मात्रक, तो याद रखेंगे गतिशीलता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर VD/A, या
ई कैपिटल ई अपॉन एम ओम के नियम का सदिश रूप होता है। हम जानते हैं ओम के नियम का सदिश रूप होता है J इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। संचरण में होने वाले शक्ति क्षय को कम करने के लिए विद्युत धारा का संचरण खालिस्तान वोल्टता पर किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ आंसर आएगा औचक। तो विद्युत शक्ति क्षय को कम करने के लिए हम जो धारा का संचरण करते हैं या धारा को स्टोर करते हैं, तो धारा को स्टोर करते हैं उच्च वोल्टता पर। सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में एक है, बल नहीं। तो सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में एक विभव है या विभवांतर है। नाम में इसके बल जरूर है लेकिन यह बल नहीं होता है, यह क्या होता है, विभवांतर। और अगर हमसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जो विभवांतर का होता है वही विद्युत वाहक बल का होगा। गतिशीलता का मान तथा खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे गतिशीलता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। तो याद रखेंगे इस दूरी को कहते हैं हम मुक्त पथ। और यही हमसे पूछा जाता दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को, यहां लिख देता हूं, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय हमारा कहलाता है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगा समय कहलाता है विश्रांति काल। मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो याद रखेंगे इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। किसी बंद परिपथ में सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो याद रखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। खुले परिपथ में सेल के सिरों पर विभवांतर खालिस्तान कहलाता है, तो कहलाता है ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल। और यही हमसे पूछा जाए बंद परिपथ में सेल के सिरों का विभवांतर क्या कहलाता है, तो बंद परिपथ में सेल के सिरों का विभवांतर कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। तो खुले परिपथ का याद रखेंगे विद्युत वाहक बल और बंद परिपथ में याद रखेंगे टर्मिनल विभवांतर। यहां से हमारा सेक्शन सी चालू होता है और सेक्शन सी में हमें मिलती हैं सही जोड़ियां। यहां हमें एक तरफ दिया गया है मात्रक और एक तरफ दिए गए हैं उनके मान। धारा का मात्रक क्या है, धारा घनत्व, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता। तो सबको एक एक बार देख लेते हैं। धारा का मात्रक हम जानते हैं एम्पियर होता है, तो एम्पियर यहाँ कहीं नहीं है। तो हम देखेंगे धारा I को, धारा को हम और क्या लिख सकते हैं, धारा को लिख सकते हैं हम Q अपॉन T, यानी Q का मात्रक कूलाम अपॉन T। तो ऑप्शन नंबर आखिरी कूलाम अपॉन सेकंड किसके लिए होगा, ऑप्शन नंबर ए। धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सही आंसर होगा बी वाले का। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को हम लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो यहाँ वोल्ट अपॉन एम्पियर कहीं नहीं है, तो इसको हम दोबारा से लिखेंगे W अपॉन Q
और इनटू में आई, तो जूल कूलाम अपॉन एम्पियर हमें मिल जाता है ऑप्शन दूसरे नंबर पर। तो ये वाला जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी का। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, तो इसका सही आंसर हो गया डी वाले का। चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, ई वाले के लिए सही आंसर होगा। यहाँ कुछ फिर से सही मैचिंग दी हुई है। विद्युत ऊर्जा होती है आई स्क्वायर आर टी। आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, यहाँ आएगा 4। विद्युत शक्ति P बराबर होता है V इंटू आई। प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक होता है प्रति केल्विन। अतिचालक की खोज की थी कैमरलिंग ओम्स, तो सही आंसर हो गया कैमरलिंग ओम्स। मीटर सेतु का जो सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित होता है, इसलिए आंसर नंबर 2। ताप प्रतिरोधक जो ताप को रोकता है उसे कहते हैं अर्धचालक। तीसरा, ठोसों में धारावाहक का काम करते हैं धन आयन और ऋण आयन, और अर्धचालकों में धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन और कोटर। 5वें वाले के लिए जो रह गया है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 के लिए। यहाँ हमारे एक शब्द चालू शुरू होते हैं, तो यहाँ दिया गया है एक शब्द में उत्तर दीजिए। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सही संबंध होता है E कैपिटल E टाउ अपॉन एम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुगमन वेग में संबंध होता है VD बराबर E कैपिटल E टाउ अपॉन एम, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E विद्युत क्षेत्र, टाउ श्रांति काल और M द्रव्यमान होता है। अगला है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? तो याद रखेंगे जब उसकी भुजाओं में लगे प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। हम यहाँ एक बात याद रखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक संतुलित रहता है? तो जब धारामापी में से कोई धारा नहीं बहती है तो व्हीटस्टोन सेतु अधिक सुग्राही होता है और यह अधिक संतुलित भी माना जाता है। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके लिए याद रखेंगे ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग घट जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग का मान घट जाता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे श्रांति काल में कमी आ जाती है। श्रांति काल में क्या आ जाती है? कमी। ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए याद रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे धन आयनों से अधिक बार और तेजी से टकराते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से टकराने में कम समय मिलता है और इनका श्रांति काल घट जाता है। ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो याद रखेंगे ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है। याद रखेंगे ताप बढ़ाने पर
विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, जब कभी हम सेल को हाथों से घिसते हैं या किसी गैस के पास या कहीं जहाँ धूप में ऐसी जगह रख देते हैं, तो कुछ समय के लिए जो सेल है वो चार्ज हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है। तांबे की त्रिज्या आधी कर देने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। तो चाहे फिर हम त्रिज्या आधी करें, पूरी करें, आधा करें, तांबे की पतला करें, मोटा करें, कुछ भी करें, तो इसकी जो प्रतिरोधकता है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपरिवर्तित। किसी सेल के विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे, सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। इसको हम थोड़ा और आगे समझें। अगर हमारे पास एक शुष्क सेल है और एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल है, या इसको हम रखते हैं प्राथमिक सेल की क्रम में, प्राथमिक सेल, और इन्हें हम बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो अगर हमसे पूछा जाए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत अधिक, और वोल्टीय सेल या द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है कम। ऐसा क्यों? शुष्क सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा रहता है वो भरा रहता है अधिक सांद्रता का, और वोल्टीय सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा रहता है वो भरा रहता है तनु, यानी कम सांद्रता का। इसलिए वोल्टीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम और शुष्क सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। तो यहाँ याद रखेंगे, किसी सेल के विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। मानव के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एप्रोक्स याद रखेंगे, एप्रोक्स होता है 10 किलो ओम, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज पर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ याद रखें शुष्क अवस्था में, तो शुष्क अवस्था में मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 10 किलो ओम से 100 किलो ओम तक। और यही हम गीली अवस्था में देखें तो इसका जो सही आंसर होता है 1 किलो ओम से 1 किलो ओम या उससे भी कम। अगला है अनुवन वेग और विद्युत धारा में संबंध है या किसी चालक से प्रवाहित धारा होती है। तो याद रखेंगे I बराबर होता है VDENA। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, I बीना। और अगर हमसे पूछा जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो हम याद रखेंगे जा बैन VDEN। तो दोनों ट्रिक के माध्यम से हम इसको भी याद रख सकते हैं। द अनुवन वेग और धारा घनत्व के लिए ट्रिक रहेगी I बीना, और धारा घनत्व अनुवन वेग में संबंध के लिए ट्रिक रहेगी जा बैन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर अगली क्लास चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।